आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की स्थिति पर, विशेष रूप से इस्कॉन मंदिरों पर हमले के संदर्भ में, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने इस पूरे मामले में कब कब क्या क्या भूमिका निभाई। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं बात साफ है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय स्थिति लंबे समय से संवेदनशील रही है। देश में हिंदू अल्पसंख्या है और अक्सर उन्हें सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 सितंबर से 2021 तक लगभग 3,500 से ज़्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें हिंदू समुदाय घर, व्यवसाय तथा मंदिरों पर हमले शामिल हैं। इसके बावजूद सरकार ये कहती आई है कि ये धार्मिक अल्पसंख्याओं के हित में सतर्क हैं। हिंदू समुदाय को प्रभावित करने वाले कारण, जब अल्पसंख्यक समुदायों के मंदिर, घर और व्यवसायों पर हमला होता है तो ये सिर्फ धार्मिक स्थानों का हमला नहीं, बल्कि समुदाय की आत्मा, सुरक्षा और सामाजिक मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। मामले में पुलिस या सुरक्षा बल समय पर हस्तक्षेप नहीं कर पाए। ये उनकी कार्रवाई की गति काफी धीमी बताई जा रही है। राजनीतिक व सामाजिक अस्थिरता का माहौल अल्पसंख्याओं के लिए भय उत्पन्न करता है, जिससे कि 2024 की अशांति काल में है हिंदू घरों तथा मंदिरों पर हमले की संख्या में वृद्धि हुई है। शेख हसीना सरकार की भूमिका तथा दायित्व है। यहाँ हमें यह देखना होगा कि शेख हसीना की सरकार ने क्या क्या कहा और कब कब क्या क्या काम करा। पत्रकारों से एक भाषण में शेख हसीना ने कहा था, हमारी सरकार किसी धर्म के लोगों को नीचा नहीं दिखाती, हिंदुओं के साथ भी हमारी अवधारणा समान है। साथ ही एक बयान में इस्कॉन ने भी कहा था कि हसीना की सरकार ने यह कहा था कि मंदिरों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि इस बीच विरोधी दलों और मानव अधिकार समूहों का दावा है कि घटनाएं लगातार हो रही हैं और सरकार प्रभावी सुरक्षा नहीं दे पा रही। इस प्रकार एक और सरकार द्वारा दिए गए वादे मौजूद हैं, दूसरी ओर वास्तविकता में मंदिरों पर हमले भी जारी हैं। हाल ही में अभी इस्कॉन टेम्पल पर हमला हुआ है बांग्लादेश में। यह अंतर हमें गहराई से समझना होगा। तो आज हमने देखा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय विशेष कर की मंदिरों को किस तरह चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, और सरकार की भूमिका जहां बयान सही दिशा में है, वहीं धरातल पर बहुत कुछ आगे करना बाकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कोई आम नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर गौर फरमाना होगा। खैर, शेख हसीना की सरकार आज के समय में नहीं है, लेकिन वहां मोहम्मद यूनुस की सरकार है। क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार यह आश्वासन दे सकती है अपने देश की आवाम को कि हम हर धर्म की प्रजाति को बचा कर रखेंगे, हम हर धर्म का अपमान होने से बचाएंगे, हम दंगों से बचेंगे, हम ऐसी हरकतों से बचेंगे कि बांग्लादेश का नाम इकोनॉमिक फोरम और जीडीपी के फोरम में कम ना हो बल्कि बढ़ता भी रहे। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में कमी आए, अल्पसंख्याओं को सुरक्षित महसूस हो और समाज, राजनीति धार्मिक सहिष्णुता व सम्मान की ओर बढ़े। बात साफे में फिलहाल इतना ही। आपको लेके चलते हैं न्यूज़ रूम, जहां हम विस्तार रूप से बात करेंगे कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे कारण किसका है। शुक्रिया यश आपका। यश ने बताया कि बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद किस तरह से वहां पर कोहराम मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा और न्यूज रूम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं सहित दूसरे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तमाम मीडिया रिपोर्ट चीख चीख कर ये गवाही दे रही है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार है वो बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है। आज हिंदुओं की आबादी महज 6% के करीब बांग्लादेश में सिमट गई है और बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी संगठन है वो ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश को पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र घोषित करते हुए वहां पर सरिया जो लॉ है वो लागू कर देना चाहिए। 5 अगस्त 2024 की वो तारीख जब शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा अपनी जान को बचाने के लिए, और उसके बाद शुरू हुआ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का एक नया तांडव, एक नया आतंक, एक नया खौफ।
अगर आप अगस्त 2024 की ही बात कर लें तो उसी महीने जिस वक्त शेख हसीना जो थी वो भारत आई थी, उस वक्त 2010 जो घटनाएं थी वो हुई थी, जिसमें 69 जो मंदिर हैं वो शामिल किए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस्कॉन के पीछे ये जो कट्टरपंथी संगठन है वो क्यों पड़े हुए हैं, क्यों चाहते हैं कि इस्कॉन को पूरी तरीके से बांग्लादेश से खत्म कर दिया जाए। दरअसल बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों की संख्या बहुत ज्यादा है। चाहे आप ढाका की बात कर लीजिए, मेमनसिंह की बात कर लीजिए, राजशाही की बात कर लीजिए, रंगपुर की बात कर लीजिए, खुरला की बात कर लीजिए, बारिसाल की बात कर लीजिए, चट्टोग्राम की बात कर लीजिए और सिलहट की बात कर लीजिए। इन इस्कॉन मंदिरों की खास बात यह है कि जब भी बांग्लादेश में किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो ये मंदिर खुलकर सामने आते हैं। चाहे बाढ़ आती है तो भी लोगों की मदद करते हैं। लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद, वहां से निकलने के बाद जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो हिंदुओं ने इन मंदिरों में शरण ली। उसके बाद कई सारे जो बांग्लादेश के चरमपंथी, अगर हम बात करें इस्लामिक संगठन है जो आज की तारीख में पार्टी का भी रूप ले चुके हैं, उन्होंने लगातार इन इस्कॉन के मंदिरों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। सबसे पहला जो नाम आता है वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश का इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है। सरिया की मांग वो बांग्लादेश में कर रहा है। 2013 में हालांकि इस पे प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन हाल में ही बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन हटा लिया। दूसरा जो संगठन है वो इस्लामिक आंदोलन बांग्लादेश है। यह पार्टी ये भी शरीयत के आधार पर बांग्लादेश में हुकूमत चाहती है। तीसरा बांग्लादेश खिलाफत मजलिस है। यह पार्टी इस्लामिक शासन की ये भी बात करती है। और बांग्लादेशी तहरीक फेडरेशन ये भी इस्लामिक शासन की बात करती है। आपको ध्यान में होगा चिन्मय दास का वो नाम, जब शेख हसीना भारत आई थी उस समय बांग्लादेश में इस्कॉन के पुरोहित चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया था। उन पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया था, उनको सलाखों के पीछे बांध दिया गया था। हालांकि बाद में अदालत में एक लंबे सुनवाई के बाद उनको जमानत मिली थी। बांग्लादेश पर अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन इसी बीच कई सारे कट्टरपंथी संगठन, चाहे आप हिजबुल तहरीर की बात कर लीजिए जो इस्लामिक संगठन है और ये इंटरनेशनल फैला हुआ है, चाहे आप जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की बात कर लीजिए, ये भी एक उग्रवादी संगठन है जो बांग्लादेश में इस्लामिक शासन की मांग करता है, चाहे आप हरकत उल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश की बात कर लीजिए, ये भी कट्टर इस्लामिक संगठन है जो सरिया लॉ की बात करता है, अंसासुर बंगला टीम की बात कर लीजिए, ये संगठन अलकायदा से प्रेरित है और बांग्लादेश में किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यकों को देखना नहीं चाहता। तो आज की तारीख में बांग्लादेश की स्थिति यह है कि अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो फिर आप मुश्किल में हैं। और यही वजह है कि इस्कॉन के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि अगर मंदिर ही ना रहे, शरण ही उनको देने वाला अल्पसंख्यकों को कोई ना रहे, तो वहां उनकी हुकूमत बहुत तेजी से आगे फैल सकती है। जिस कट्टरवाद की वो उन लोगों ने कल्पना की थी वो कट्टरवाद तेजी से फैलेगा। और इसी पर चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। किरण जी, यहाँ पर देखिए आशीष ने बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही लार्ज फ्रेम में जो है किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति है वो बताया। और इस्कॉन को लेकर के ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह का जो बयान है वो दिया गया है। 2024 का भी जिक्र किया, 2021 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो है एक बार पहले इस्कॉन को लेकर के सामने आ चुकी है। तो अब देखिए कि लगातार 2025 में भी हम यही देख रहे हैं कि इस्कॉन को लेकर के ये बयान सामने आ गया। वैसे ये पूरा मामला जो है हाईकोर्ट में गया था, जो चिन्मय की बात लगातार यहाँ पर आशीष कर रहे थे कि उनको काफी टाइम के बाद जो है जमानत मिली थी, लेकिन किस तरह से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इस्कॉन को बंद करने, उसे प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर के मुस्लिम संगठन के लोग वहां पर पहुंचे थे, कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था। कोर्ट को बहुत अच्छे से पता है ये जिस तरह से चिरा हुई थी उसमें एक पक्ष जो है वो यहाँ पर जीता है, जिसमें कोर्ट ये कहता है कि हम इस्कॉन मंदिर को बंद नहीं कर सकते, वो जिस तरह से चल रहा है उस तरह से वो चलता रहेगा। अब ऐसे में देखिए कि हम हिंदू समुदायों की क्या स्थिति रही है इससे वाकिफ है। हमने देखा है दुर्गा पूजा के दौरान में क्या स्थिति रहती है, माँ दुर्गा की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है, वहां पर पंडाल बनने नहीं दिया जाता है, वहां पर पूजा अर्चना करने नहीं दी जाती है। तो एक तरह से वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही एक सोच जो है अब पनप रही है और ज्यादा जोर तरीके से, क्योंकि पहले से तो थी ही चीजें, लेकिन जैसे ही शेख हसीना ने वहां पर अपना वो देश छोड़ा है, वहां पर तख्ता पलट हुआ है और उसके बाद से वहां पर मोहम्मद यूनुस जो है वो आए हैं, उसके
उसके बाद से ही देखिए मोहम्मद यूनुस संभाल नहीं पा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं के पास जाकर के उनसे मुलाकात की, उनको ये जो है कहा था कि हम आपको आपकी सुरक्षा को लेकर के जो है अपनी तरफ से ये कहते हैं कि भरोसा हम दिला रहे हैं, आप सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इससे ठीक उलट जो है वो तस्वीर निकल करके सामने आती है। मोहम्मद यूनुस का ये जो एक सांत्वना भरा बयान था वो यहाँ पर कोई काम नहीं आता है। फोटो अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं किरण उसे। बिल्कुल, वो भी कहा जा सकता है इसको यहाँ पर। और ऐसे में देखिए कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को जो है हिंदुओं के खिलाफ जो है वो करने की भी कोशिश हो रही है। हमने देखा कई बड़े अधिकारी जो है वो पहुंचे भी थे बांग्लादेश के अंदर में, बांग्लादेश में उन्होंने एक सुरक्षा वाली चीजें चलाई भी थी। कई सारे आतंकी संगठन जो है मॉड्यूल जो है वो वहां पर आकर के बस भी रहे हैं, यानी धीरे धीरे वहां पर भी आतंकवादियों का एक गढ़ जो है बांग्लादेश बनता चला जा रहा है। और संभवतः देखिए जब भारत को यानी पड़ोसी देश को नहीं छोड़ा जाता तो वो देश में हिंदू कैसे सरवाइव कर पाएंगे, जिस देश में ऑलरेडी आतंकवाद को अपन अपने दिया जा रहा है। पहले बांग्लादेश सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही ये सब कुछ बदलाव हुआ है हिंदुओं के लिए वहां पर रह पाना मुश्किल हो रहा है। और ये केवल सिर्फ इंडिया की तरफ से यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ की सरकार, यहाँ के लोगों की तरफ से सिर्फ इस बात को लेकर के एक विरोध नहीं जताया गया, बल्कि इसकी आवाज जो है वो इंटरनेशनल फोरम पर भी गूंजते हुए हमने देखी है कि किस तरह से वहां पर हिंदुओं को सुरक्षा देने को लेकर के अमेरिका से लेकर के तमाम अन्य देशों के लोग जो है वो खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को ये बताने की जरूरत है, हिंदुओं को समझाने की जरूरत है कि आप यहाँ पर सुरक्षित है, जबकि ऐसी तस्वीरें वहां पर फिलहाल के वक्त में नजर नहीं आती है। शिवम, ठीक है, सबसे पहले तो मैं शिवम दत्त मेहता और जो इस्कॉन में जो अच्छी बात हम सभी सीखते हैं उससे शुरुआत करूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक मंत्र है जो इस्कॉन में आपको दिया जाता है। वैसे तो ये सनातन का ही मंत्र है, लेकिन वो कहते हैं इतना सरल रखिए, इसी मंत्र का आप जाप करिए, आपका उद्धार होगा, आप ये भवसागर पार कर लेंगे। और भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए और इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई भी आइए किसी भी समाज से, कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, आपकी कोई जाति क्या है वो क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये आपको समझना होगा, इस्कॉन में ज्यादातर वो जो पंडित भी बनते हैं, जो वहाँ पर वॉलंटियर भी बनते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं वहाँ पर, IIT से, IIM से, बिट्स पिलानी जैसे ऐसे ऐसे संस्थानों से वहाँ पर आप देखेंगे तो वो लोग आके वहाँ पर जो है प्रचारक बनते हैं, धार्मिक गुरु बनते हैं, इस तरीके के लोग आते हैं। अब आते हैं बांग्लादेश और इस्कॉन कनेक्शन में। देखिए बांग्लादेश को अगर आप बोलेंगे तो ढाका भी कौन से, जो ये शब्द, इस तमाम शब्द जो हैं ये इसमें आप कुछ भी इस्लामिक नहीं ढूंढ सकते। ये सब कुछ मैं आपको बार बार ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान, ये तमाम वो स्थान थे जहाँ पर सनातन की छवि थी। और बांग्लादेश में जब अत्याचार जब किया गया था पाकिस्तान के द्वारा तो उनको हिंदू लाइक कहा गया था, क्योंकि वहाँ की औरतें साड़ी पहनती थी, वहाँ की मुस्लिम औरतें जो थी वो भी साड़ी पहनती थी, तो वो चाहते थे इन सबको मार दिया जाए और वहाँ पर पाकिस्तान का पंजाब जैसा कोई क्षेत्र जो है वो वहाँ पर बसा दिया जाए। लेकिन जो अंतरात्मा है, जो आपकी कल्चर है, जो आपका लैंग्वेज है, वो बंगाली है। और क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जो है, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी और पूरे विश्व में प्रचार किया, आज विश्व के लगभग हर देश में, तमाम देशों में इस्कॉन के मंदिर हैं, उनके संस्थान है, उनके काम चल रहे हैं, और उससे आपको दिक्कत हो रही है। एक साल बीत चुका होगा लगभग, इसको जिस तरीके से किरण ने भी बताया, कोर्ट में मामला चला, आतंकी संगठन बोलने का, इस तरीके से आपने कट्टरपंथी संगठन बोलने का आपने पूरी साजिश करी, ये सब प्रयास किया। चिन्मय प्रभु दास को लेकर ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा विवाद है कि वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते, लेकिन आपने उन पर देशद्रोह का वो लगा दिया, वो भी शेख हसीना के दौरान। तो ये टाइमिंग और ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि आपके अंदर जो कट्टरपंथी सोच है वो बाहर निकली। मैं आपको बता दूं कि जो कोविड के दौरान हर दिन 3000 से 4000 मील जो है इस्कॉन केवल बांग्लादेश के एक क्षेत्र में बांट रहा था हर रोज। तो आप सोच लीजिए महीने में कम से कम 1,20,000 से ज्यादा वो मील बांट रहा था। और 2010 से लेकर अब तक अगर उसकी चैरिटी की बात की जाए तो लगभग 70 करोड़ उसने मील्स जो है, जो खाना है, जो वो दिया है। अब वर्ल्ड वाइड आएंगे तो इसका आंकड़ा कितना ही पार चला जाएगा। हजारों प्रोजेक्ट्स हैं, हजारों जगहों पर उनके ये फ्री लंगर चलता है, फ्री उनका खाना चलता है, सेवा चलती है, पढ़ाई चलती है, आप मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, चैरिटी वर्क होता है। ये एक ऐसी संस्था है जो वॉलंटियर करती है मदद करने के लिए, इस तरीके के काम करने के लिए। तो जो आपका कल्चर है, जैसे चीन में जो भी हो, चीन में चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप ईसाई हो, कुछ भी, आपका कल्चर बुद्धिस्ट है,
उसी तरीके से ये आपको समझना होगा कि बांग्लादेश का कल्चर जो है वो बंगाल से है और वो सनातन है उसमें, उससे आप कितना भी बच जाएंगे। तो ये जमाते इस्लामी और वो संगठन जिन पे प्रतिबंध था, जिन पर कई जगहों पर बैन था, वो इलेक्शंस में इस बार जीत रहे हैं। पाकिस्तान से आप रिश्ते दोबारा शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान ढाका यूनिवर्सिटी में आपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैन कर रखा था, वो आपने खोल दिया। तो इस वक्त आप कट्टरपंथ की आग में आगे जल रहे हैं और आप बहुत बड़े ड्रामेबाज नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप वो नहीं है जो आप बनना चाहते हैं। आप जो वहाँ सऊदी अरब या फिर बाकी मुस्लिम देशों से अपनी तुलना करना चाहते हैं, तो आपका वो डीएनए नहीं है। अगर आप देखें तो आप कहाँ से निकले, आप भारत से निकले हैं। और इसीलिए इस्कॉन से वो जब दुश्मनी कर रहे हैं, जब उनके साथ उन पर हमले होते हैं, मैं कहूँगा बहुत सेंसिटिव है, हम यहाँ पर कुछ भी कहते हैं उनके लिए खतरा हो जाता है। तो आप उनसे जब लड़ते हैं तो आप स्वयं से लड़ रहे हैं, ये आपको समझना होगा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ही आप हैं, अगर ये मान के चलें तो शायद आप बच जाएं। यूनुस जैसे कट्टरपंथी से थोड़ा खुद को बचा लें तो आप बच जाएंगे, वरना इस तरीके से आग में जलेंगे तो आप खुद भी उसमें जल जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि चिन्मय कृष्ण को गिरफ्तार किया गया था और इस्कॉन को जो है आतंकी संगठन भी बता दिया था उस दौरान, जब 2024 में हुआ था सारा कुछ। और उस दौरान आपको बता दें कि जो इस्कॉन को लेकर हमेशा ही बात होती है, उस दौरान इस्कॉन टेम्पल्स पे बहुत जो है जो हमले किए गए, वहाँ के सामान, मूर्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं तोड़ी गई, मतलब कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। और अगर इस्कॉन के जरिए जुटाए गए थे उस दौरान जो 100 करोड़ जो है जुटाए गए थे, और बांग्लादेश में जो है भूखमरी आया था उस दौरान, इसके जरिए जो है मदद की गई थी। तो इस में ये कह सकते हैं कि इस्कॉन के जरिए जो, जैसे कि शिवम ने भी बोला है कि लोगों की मदद करते हैं हम, ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ अलग ही कर रहे हैं, या रो एजेंट भी बोला गया था उस दौरान जब ये पूरा जब चीज़ें सामने आई थी और तोड़फोड़ किया गया था इस्कॉन टेम्पल को, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जब ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ पे मदद भी दी है इस्कॉन टेम्पल्स के लोगों ने, और वहाँ पे सारी चीज़ें जो इनकी विपरीत अब चल रही है, और एक ऐसा लग रहा है कि धर्म को लेकर अलग ही चीज़ चल पड़ी है। हालांकि बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें जो सामने बार बार आ रही हैं कि हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है बहुत बार हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को बांग्लादेश में पहली बार परेशान किया जा रहा है गार्गी। उसके लिए इतिहास में लेकर जाना चाहूंगा। जब भारत का बंटवारा हुआ था उस समय आपको ध्यान में होगा कि योगेंद्र नाथ मंडल एक बड़े नेता हुआ करते थे, दलित नेता थे। उस समय जनमत से ये तय होना था कि जो सिलहट जो हिस्सा है, क्या वो पश्चिम बंगाल में आएगा, ये बांग्लादेश में जाएगा। तो वहां पर योगेंद्र नाथ मंडल ने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, और वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। 1947 की 48 की बात है। और उसके बाद वो पाकिस्तान के सबसे पहले कानून मंत्री बनते हैं। लेकिन 2 साल के बाद ही जब वहां पर दलितों पर अत्याचार होता है, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार होता है, तो उसके बाद फिर वो वापस भारत आ जाते हैं और फिर भारत में ही उनका इंतकाल होता है। तो इस बात को समझना होगा कि ये नफरत अभी से नहीं है। जब 1947 में बांग्लादेश बना था तो उस समय वहां पर हिंदुओं की आबादी 32% थी। 32% हिंदुओं की जो आबादी थी वो वहां पर थी। लेकिन 1971 की अगर हम बात करें, चूंकि अभी यहाँ पर पाकिस्तान के अत्याचार की भी बात यहाँ पर किरण और शिवम ने की है, तो एक बार आपको ऑपरेशन सर्च लाइट की मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। जब बांग्लादेश में 1971 में विरोध शुरू हुआ था, तब वहां पर ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से चलाया गया था, जिसमें तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। 5 लाख से ज्यादा का ये फिगर है जिनकी हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, करीबन ये 3 मिलियन नहीं 3.5 लाख लोगों की हत्या की गई थी। माफ करिएगा, ये 3.5-4 लाख रेप है। रेप नहीं, 5 लाख रेप है। 5 लाख ये बाकी कहते हैं ये, लेकिन बांग्लादेश कहता है। और ये सामूहिक बलात्कार था। ये सामूहिक बलात्कार था। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक सेना गया, ये सामूहिक बलात्कार 5 लाख महिलाओं के साथ हुआ। और उन महिलाओं को टारगेट किया गया खास तौर पर जो हिंदू समाज से आती थी, या फिर जो महिलाएं, जैसा शिवम ने कहा, जो साड़ियां पहनती थी, उन महिलाओं को विशेष तौर पर टारगेट किया गया था। ये था पाकिस्तान का ऑपरेशन सर्च लाइट। लेकिन आज की तारीख में हालात देख लीजिए कि उसी पाकिस्तान के साथ ये बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार जो है वो गलबहियां कर रही है। पहले पाकिस्तान और इसमें बांग्लादेश के बीच में सीधी फ्लाइट नहीं हुआ करती थी, अब सीधी फ्लाइट कर दी गई है। वीजा नहीं मिला करते थे, वीजा हो गए। पाकिस्तान का ISI, पाकिस्तान के आर्मी के बड़े हुक्मरान जो हैं वो लगातार पाकिस्तान का या बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं, और ये बताने और समझाने के लिए काफी है कि आज की तारीख में वहां पर स्थिति क्या है। 1971 में जहां हिंदुओं की आबादी
32% से घटकर 14% पर आ गई थी। और आज आपको जान के हैरानी होगी कि वहां महज 7% हिंदू हैं। इसीलिए बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, पूरी तरीके से यहां पर सरिया जो लॉ है वो लागू कर दिया जाए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम अफगानिस्तान में देखते हैं। बहरहाल जो ये 6 से 7% जो वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू बचे हैं या 1% के करीब जो अल्पसंख्यक वहां पर बचे हैं, वो अपनी जिंदगी वहां पर गिन रहे हैं। कितने टाइम चलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि कट्टरपंथ वहां पर हावी होता जा रहा है। कई ऐसी खबरें हैं शिवम जो हम तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा नहीं है कि सारी खबरें हम तक पहुंच पाती हैं या हम दिखा पाते हैं। कट्टरपंथ का खत्म होना जरूरी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि शेख हसीना का वापस जाना और हुक्म वहां पर लेकिन सरकार यही तो में हो रहा आना। है आशीष की चुनाव होने यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। बार बार नहीं, चुनाव की तारीख उन्होंने तय कर दी है, डिले हो चुका है, अगले अब साल वो तय जो- कर दी वो हाँ, वो आने वाले वक्त के लिए, यानी अब होने वाला था ये 15 के ऐसे डेट में, लेकिन अब इसको भी डिले करके जो है और आगे ले जाया गया है। तो अब देखिए कि वो आने वाले साल में भी क्या वो चुनाव हो पाएंगे, क्योंकि एक स्टेबल सरकार की जरूरत बांग्लादेश में जरूर है। यहाँ पर फाइनल कमेंट शिवम। फाइनल कमेंट यही है कि ये आरोप लगाते हैं कि इस्कॉन की तरफ से ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। जो ये करते हैं उसका रिवर्स बनाकर ये इस्कॉन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये कर रहे हैं, ये फलाना ढिमका, ये पता नहीं क्या लव जिहाद वाला टर्म भी इन्होंने निकाल दिया, रिवर्स वाला, और वो तमाम चीज़ें कि भाई हमारे इसको इमाम को पकड़ लिया, ये सब कर लिया। तो ये फजूल की बातें हैं। आपकी कट्टरपंथी वहाँ पर सरकार है। 1 अगस्त को कहा जाता है कि जिस तरीके से वहाँ पर हमला होता है इस्कॉन पर, उसके बाद फर्स्ट वीक में, अगस्त के पहले दिन हमला होता है, सेकंड वीक में फ्लड विक्टिम्स को इस्कॉन वाले खाना बांट रहे होते हैं, फिर थर्ड वीक में फिर ये इस्कॉन में हमला कर देते हैं। तो ये बहुत मतलबी कुछ कट्टरपंथी हैं। और आप देखेंगे कैसे इस्कॉन के अंदर जाके वहाँ के मंदिरों को तोड़ फोड़ रहे थे। वो हमारे पास पूरी वीडियोज हैं, तो उसमें कुछ आप छिपा नहीं सकते। और ये मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है, तो वो वाली बात यहाँ पर समझनी होगी। बहरहाल आप जिहाद करना चाहते हैं इस्कॉन के खिलाफ, पर जो जिहाद असली में जो शब्द है वो होता है कि अपने अंदर के शैतान को मारना, यानी अपने अंदर की बुराई का खात्मा करना। वो कर लेंगे तो आपका देश भी बच जाएगा और आप भी बच जाएंगे। न्यूज़ रूम में इतना ही। आगे दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।